अब देखिएगा मीट्रिक स्पेस वाले चैप्टर की डेफिनेशन आपको हो चुकी है। अब मीट्रिक स्पेस के जो है एग्जाम्पल्स हम करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सीडो मेट्रिक विच इज नॉट मेट्रिक। एक एग्जाम्पल देना है जो सीडो मेट्रिक तो है लेकिन मीट्रिक स्पेस नहीं है। इज एवरी मेट्रिक इज ए सीडो मेट्रिक। और फिर वो पूछता है कि कोई भी मीट्रिक अगर होगी तो वो सीडो मेट्रिक होगी या नहीं होगी। जो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है सीडो मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है उसमें सेकंड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डी एक्स वाई इजिकल टू 0 है और आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ एक्स इजिकल टू वाई है तो वो मीट्रिक हो जाती है। लेकिन अगर कन्वर्सली ट्रू नहीं होता है तो वो सीडो मेट्रिक हो जाती है, सीडो मेट्रिक हो जाती है। तो कोई भी अगर मीट्रिक है तो वो सीडो मेट्रिक जरूर होगी। लेकिन अगर कोई सीडो मीट्रिक है तो वो जरूरी नहीं है कि वो मीट्रिक हो। ये हम एक एग्जाम्पल की सहायता से प्रूव करने जा रहे हैं। ये है, अब आंसर में आ जाता है फॉर सीडो मेट्रिक डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई बट नॉट कन्वर्सली। यानी कि सीडोमेट्री की डेफिनेशन कहती है कि डी एक्स वाई अगर 0 लेते हैं आप तो एक्स इजिकल टू वाई होगा। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। यानी कि एक्स इजिकल टू वाई लेते हैं तो डी एक्स वाई जरूरी नहीं है कि वो 0 हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी मैंने कंडीशन गलत लिख दी है। यहाँ एक्स इजिकल टू वाई इज टू इम्प्लाइज, ये कंडीशन पहले आएगी कि एक्स इजिकल टू वाई अगर लेते हैं तो डी एक्स वाई 0 होगा। लेकिन अगर डी एक्स वाई 0 ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एक्स इजिकल टू वाई हो। तो यानी कि उल्टा सच नहीं है। तो इसलिए जो कोई भी मीट्रिक स्पेस है तो वो सीडो मीट्रिक स्पेस होगा ही होगा। सो एवरी मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज ए सीडो मीट्रिक स्पेस। तो कोई भी मीट्रिक स्पेस अगर होता है तो वो सीडो मीट्रिक स्पेस जरूर होता है। लेकिन सीडो मीट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है कि वो मीट्रिक स्पेस हो बट एवरी सीडो मीट्रिक इज नॉट नेसेसरली ए मेट्रिक। लेकिन सीडो मेट्रिक जरूरी नहीं है कि वो मेट्रिक हो, है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सी इज द फैमिली ऑफ ऑल रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। सेट हमने सी ले लिया है और उसमें सारे रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन रहते हैं जो क्लोज इंटरवल 0,1 में रिमेन इंटीग्रेबल। तो यानी कि फंक्शन इस तरह से हो जाएंगे फंक्शन सच दैट क्लोज इंटरवल 0,1 टेंड्स टू आर। अब यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन जो है परिभाषित करते हैं। डिफाइन ए डिस्टेंस फंक्शन define a distance function d such that c cross c tends to r। और फॉर्मूला इस तरह से लेंगे आप डी एफ कॉमा जी अगर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा 0 to 1 मोड एफ माइनस जी डी एक्स। अगर आप एफ और जी दो फंक्शन है और उनके बीच में डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं तो आप डिफाइन इस तरह से करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एफ माइनस जी डी एक्स where f, g belongs to c। और दोनों जो है आपके रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन आए हैं। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है सीडो मीट्रिक तो है लेकिन मीट्रिक स्पेस हमारा नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूव लेने जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन मोड तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। मोड f माइनस g ग्रेटर देन इक्वल 0 is to implies integration 0 to 1 मोड
f माइनस जी डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 इज टू इम्प्लाइज डी एफ कॉमा जी ग्रेटर देन इक्वल 0। पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। आप सेकंड कंडीशन लेने जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन, इफ f is equal to j is to implies mod f minus g is equal to 0 is to imply integration 0 to 1 mod f minus g dx is equal to 0 is to implies d f comma g is equal to 0। अब देख लीजिएगा, f is equal to अगर हम g लेते हैं तो डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। अब इसे उल्टा करके दिखाएंगे कि डिस्टेंस फंक्शन अगर वो हम 0 लेते हैं तो वो f इज इक्वल टू जी होगा या नहीं होगा। इफ डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड f माइनस जी डी एफ इज इक्वल टू 0। अगर मोड f माइनस 0 की वैल्यू 0 होगी तो इंटीग्रेशन 0 जरूर होगा। क्या इंटीग्रेशन 0 का ही होता है? किसी और का इंटीग्रेशन 0 नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन तो 0 किसी का भी हो सकता है। जैसे लिमिट 0 से 1 हमारी चल रही है तो जाने कितने फंक्शन हो सकते हैं कि दो फंक्शन अगर आप ले तो f माइनस जी करें लेकिन वो 0 ना हो, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन 0 हो जाए। इज टू इम्प्लाइज f नॉट इक्वल टू जी जनरली। तो देखिएगा सीडोमेट्री की डेफिनेशन तो फॉलो हो गई है। f इज इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस फंक्शन 0 है, लेकिन डिस्टेंस फंक्शन अगर आप 0 ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि f और g जो है वो सेम होने चाहिए। अब थर्ड पॉइंट में ऐसे ले लेते हैं, मोड f माइनस जी इज इक्वल टू हो जाता है मोड g माइनस एफ इज टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड f माइनस जी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड g माइनस एफ डी एक्स इज टू इम्प्लाइज डी एफ जी इक्वल डी जी एफ। ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब फोर्थ कंडीशन में चलते हैं, इनइक्वलिटी में। इसमें तीन फंक्शन लेते हैं, डी एफ कॉमा जी ले लीजिएगा और डी के आगे ले लीजिएगा जी कॉमा एच। इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड एफ माइनस जी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड जी माइनस एच डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड एफ माइनस जी प्लस मोड जी माइनस एच डी एक्स। और इस समय मोड खुला हुआ है, अब दोनों का मोड में एक साथ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड f माइनस जी प्लस जी माइनस एच डी एक्स। जी से जी कैंसिल हो जाता है तो ये इक्वल बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 मोड f माइनस एच डी एक्स। तो यहाँ से हो जाता है डी एफ कॉमा जी प्लस डी जी कॉमा एच ग्रेटर देन इक्वल डी एफ कॉमा एच। इस प्रकार से फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो सीडोमेट्रिक की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन मीट्रिक की डेफिनेशन में दूसरा वाला जो पॉइंट है ये गड़बड़ कर रहा है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में है लेट एस कॉमा रो बी मीट्रिक स्पेस। ध्यान दीजिएगा, एक्स कॉमा रो जो है वो मीट्रिक स्पेस है। डिफाइन, अब देखिए नया डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू रो एक्स कॉमा वाई 1 प्लस एक्स कॉमा वाई फॉर एवरी वैल्यू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। देन प्रूव दैट एक्स कॉमा डी इज मीट्रिक स्पेस। अब यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉमा रो
मीट्रिक स्पेस है, ये आपको गिवन है, तो ये चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। और एक फार्मूला टी का दिया गया है, तो प्रूफ करके दिखाना है एक्स कॉमा डी जो है वो मीट्रिक स्पेस होगा। आंसर में सबसे पहले ये लेते हैं, गिवन दैट एक्स कॉमा रो इज मीट्रिक स्पेस फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। फर्स्ट पॉइंट, चारों कंडीशन लिख दीजिएगा। रो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, सेकेंड सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 0, रो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 आई डबल एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड, रो एक्स वाई इज इक्वल टू रो वाई एक्स। और फोर्थ, रो एक्स कॉमा वाई प्लस रो वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल रो एक्स कॉमा जेड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एक्स कॉमा रो मीट्रिक स्पेस है, तो रो वाला जो डिस्टेंस फंक्शन है वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें देखना है कि डी वाला जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अब गिवन डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू रो एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देख लीजिएगा, रो एक्स वाई की जो वैल्यू है या तो वो 0 है या 0 से बड़ी है, यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता। अगर रो एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाती है तो डी एक्स वाई 0 हो जाएगा, और रो एक्स वाई 0 से बड़ा है तो डी एक्स वाई भी जो है 0 से बड़ा होगा। ये हो जाता है बाई फर्स्ट कंडीशन, डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन में देख लीजिएगा, ये ऐसा बना लेता हूँ, ए पार्ट बना लेता हूँ, बी पार्ट। बी पार्ट में ये लेते हैं, रो एक्स वाई इक्वल टू 0 है। अब इसके लिए ऐसे बना लेते हैं, डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज दोनों तरफ लगाइएगा, रो एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। इसको इम्प्लाइज ये डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा, रो एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ये हो जाए बाई सेकंड कंडीशन। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। सी पार्ट में लेते हैं, डी एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, तो रो एक्स कॉमा वाई 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई हो जाता है। अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन यूज कर लीजिएगा, तो ये हो जाता है रो वाई कॉमा एक्स अपॉन 1 प्लस रो वाई कॉमा एक्स बाई थर्ड कंडीशन इक्वल टू हो जाता है डी वाई कॉमा एक्स। इस प्रकार से तीसरी कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई हो जाती है। अब चौथी कंडीशन में लेने चलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लेने जा रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे जब आप मीट्रिक स्पेस प्रूव करने जाएंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब आप लेते हैं डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड, फार्मूला डाल दीजिएगा, रो एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई प्लस रो वाई कॉमा जेड अपॉन 1 प्लस रो वाई कॉमा जेड। अब ध्यान से देखेंगे, जब आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने जाएंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए डिनोमिनेटर आप इस तरह से बदलेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जिससे कि उन्हें डायरेक्ट प्लेस किया जा सके, है ना। तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और ग्रेटर देन फॉलो करना है, तो यानी कि राइट हैंड साइड को छोटा करना पड़ेगा। छोटा तब बढ़ेगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू आप इंक्रीज कर देंगे। तो हम इसे ग्रेटर देन इक्वल ऐसे लिख देंगे, रो एक्स कॉमा वाई 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई प्लस रो, यहाँ वाई कॉमा जेड बढ़ा देते हैं, और प्लस रो वाई कॉमा जेड 1 प्लस रो, यहाँ एक्स कॉमा वाई बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने जाएंगे तो आपको डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना होगा। ग्रेटर देन इक्वल, ये सीधे सीधा ऐड हो जाएंगे, रो एक्स कॉमा वाई प्लस रो वाई कॉमा जेड 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई प्लस रो वाई कॉमा जेड। अभी यहाँ पर दोनों ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर कंडीशन यूज कर दीजिएगा, फोर्थ कंडीशन यूज करिएगा, यूज फोर्थ कंडीशन,
तो ये हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड अपॉन 1 प्लस डी सॉरी रो एक्स कॉमा जेड 1 प्लस रो एक्स कॉमा जेड। तो ये आपका आ जाता है डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इज टू इम्प्लाइज एक्स कॉमा डी इज मेट्रिक स्पेस। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि एक्स कॉमा डी जो है वो एक मेट्रिक स्पेस है। ये एग्जाम्पल 3 था। एग्जाम्पल 4 डू योरसेल्फ। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यह प्रूव दैट मैपिंग D such that R cross R tends to R such that dx comma y is equal to 0 if x is equal to y or 1 if x not equal to y is metric on R। डी के आगे एलिमेंट आर क्रॉस आर से आएगा और आंसर जो है वो रियल नंबर आएगा। फार्मूला है डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा इफ एक्स इक्वल टू वाई है और एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि डी जो है वो मेट्रिक स्पेस होगा। अब चारों कंडीशन जो है देख लेते हैं इसकी। चारों कंडीशन जो है प्रूव करने चलते हैं। डी एक्स वाई की दो ही वैल्यू है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है और डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 है। इसके दो मान हैं तो इस टू इम्प्लाइज तो सीधा सा मतलब है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन डी एक्स वाई इक्वल टू 0 आई डबल एफ या इस टू इम्प्लाई दोनों तरफ को लगा दीजिएगा एक्स इज इक्वल टू वाई बाई गिवन कंडीशन। ये कंडीशन हमें दे रखी है। अगर डी की वैल्यू 0 लेते हैं तो रिजल्ट एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई लेकर के चलते हैं तो डी की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। एक ही का शर्त में 0 आ रहा है। और थर्ड कंडीशन में लेते हैं इफ डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज डी वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0। इफ डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 है तो इस टू इम्प्लाई डी वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1। इन एवरी केस डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स। ये भी प्रूव हो जाती है। अब चौथी कंडीशन में देखेगा, यहाँ चौथी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप केस देते हैं एक एक्स इक्वल टू जेड, आप एक्स इक्वल टू जेड का केस देते हैं तो आपको मिलेगा दैन डी एक्स कॉमा जेड इक्वल टू 0। डी एक्स कॉमा जेड इक्वल टू 0। एक्स और जेड जो है आपने जी इक्वल लिया है तो डी एक्स जेड जो है वो 0 हो जाएगा। सो जब आप लेंगे डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, डी एक्स वाई प्लस वाई जेड करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डी एक्स जेड की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये इक्वल हो जाता है डी एक्स जेड के। तो इस टू इम्प्लाइज डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन डी एक्स कॉमा जेड। यहाँ पर ग्रेटर देन जो है फॉलो हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन के बारे में सोचते हैं। इफ एक्स नॉट इक्वल टू जेड इस टू इम्प्लाइज तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू 1। अब इस वाले केस में आ जाइएगा। अब एक्स और जेड आपस में बराबर नहीं है। अब बात करेंगे वाई की तो वाई इनमें से किसी एक के बराबर हो भी सकता है और वाई जो है इनमें से कम किसी एक से डिफरेंट होगा। अब ऐसे लेते हैं वाई अगर एक्स से बराबर
y अगर x के बराबर हो जाता है तो वो z के बराबर नहीं हो सकता, y अगर z के बराबर हो जाता है तो वो x के बराबर नहीं हो सकता, या फिर ऐसा होगा कि y ना तो x के बराबर होगा और ना z के बराबर होगा। देन रियल नंबर y will be different from at least y और z, सॉरी x और z। अगर y x के बराबर हो जाता है तो वो z के बराबर नहीं होगा, और वो z के बराबर हो जाता है तो वो x के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि किसी न किसी एक पर जो है वो बराबर नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब वो बराबर नहीं होगा तो आपका जो डिस्टेंस है वो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी को और बढ़ा देता हूं, देन एट लीस्ट वन वैल्यू of dx comma y and dy comma z will be 1। तो इनमें से कम एक ही जो वैल्यू है, इनमें से कम किसी एक की वैल्यू 1 होगी। अगर ये 1 हो जाता है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 हो जाता है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी अगर एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब dxz की वैल्यू 1 है, dxz की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं, या बल्कि आप इसी थ्योरी में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, थ्योरी की बजाय हम न्यूमेरिकल पोर्शन बना देते हैं इसका। मैं देखिएगा अब इसे मैं चेंज करके चलता हूँ, फॉर y belongs to r, y belongs to r, देन अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। If y is equal to x is not equal to z, तो dx y is equal to 0 हो जाएगा, और dy z is equal to 1 हो जाएगा, और dxz की वैल्यू तो देखिए ऊपर से पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो dx y plus dy z is equal to 0 plus 1 is equal to 1 is equal to dxz हो जाएगा। एक अगली कंडीशन देखिएगा, y इक्वल टू जेड के हो जाता है, नॉट इक्वल टू x हो जाता है, तो ऐसे केस में dy z करेंगे तो वो 0 आएगा, और dx y करेंगे तो वो 1 आएगा। जब आप इन्हें जोड़ेंगे dxy प्लस dy तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में dxz आ जाता है। ये कंडीशन ये लेते हैं, एक y नॉट इक्वल टू z नॉट इक्वल टू x, तो ऐसे केस में dxy ये भी 1 होगा, dyz ये भी 1 होगा, तो जब यहाँ पर आप जोड़ेंगे dxy प्लस dyz तो ये हो जाएगा 2, अब ग्रेटर देन हो जाएगा dxz। अब यहाँ भी देखेंगे ग्रेटर देन फॉलो हुआ है, यहाँ पर इक्वल फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन फॉलो हो रहा है, और यहाँ पर भी इक्वल फॉलो हो रहा है। तो ट्रायंगल इक्विटी में या तो इक्वल फॉलो हो रहा है या ग्रेटर देन फॉलो हो रहा है। तो इन एवरी केस dx y प्लस dy z ग्रेटर देन और इक्वल dx z। इस प्रकार से चारों प्रॉपर्टी जो है आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, और सिद्ध हो जाता है कि जो डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है वो एक मीट्रिक है। जब आप इसके 10-12 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको करना जो है ये अच्छी तरह से आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। प्रूव दैट द फंक्शन d such that r square cross r square tends to r, और फंक्शन है dx y इक्वल टू है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला हमारे पास दे रखा है, वेयर
x का मतलब है x1 कॉमा x2 और y का मतलब है y1 कॉमा y2। ये बिलोंग्स टू आ रहा है हमारे आर स्क्वायर से, और प्रूव करना है कि ये जो है मिड ट्रिक होगी। अब मिड ट्रिक के लिए 3 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, तो एक x कॉमा y बढ़ा लीजिएगा और एक z बढ़ा लीजिएगा, z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब फार्मूले पर लिखा रखिएगा, डिस्टेंस फंक्शन है, स्क्वायर जो है नॉन निगेटिव होता है, तो अब हम लेंगे x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 कॉमा x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। H2 इम्प्लाइज x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। H2 इम्प्लाइज अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। H2 इम्प्लाइज dx y ग्रेटर देन इक्वल 0। पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन में लेने चलते हैं। अगर आप लेते हैं dxy इक्वल टू 0, तो जब भी आपको आई डबल एफ प्रूव करना होगा तो इस टू इम्प्लाइज का साइन जो है वो दोनों तरफ को लगाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अंडर रूट 0 है, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर कर देते हैं, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर को प्लस करके 0 आ रहा है, तो जरूरी है कि ये दोनों 0 होने चाहिए। तो ये हो जाता है x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 कॉमा x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली x1 इक्वल टू y1 कॉमा x2 इक्वल टू y2। H2 implies x1 कॉमा x2 इक्वल टू y1 कॉमा y2। H2 implies x इक्वल टू y। दूसरी कंडीशन भी देखिएगा सेटिस्फाई हो चुकी है। तीसरी कंडीशन तो बहुत आसान होती है, थर्ड dx y इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस अंडर रूट को उल्टा लिख दीजिएगा, y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाता है आपका dy कॉमा x। अब थर्ड कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 3 कंडीशन जो है, ये 3 कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो चौथी कंडीशन पर ध्यान देना है, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में चलते हैं। 4 dx y प्लस dy z इक्वल टू, ये हो जाता है अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, और यहाँ हो जाता है y1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस z2 का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू यहाँ पर फार्मूले में डाल दी गई है। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी लिखाई गई थी उनमें से मिन कोस की इनइक्वालिटी यूज कर लीजिएगा। यूज मिन कोस की इनइक्वालिटी, ये तब काम करती है जब अंडर रूट में प्लस हो, तो ये ग्रेटर देन में हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर x1 माइनस y1 प्लस, और इधर से ये वाला जुड़ जाएगा y1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस ये दूसरे वाले जुड़ जाएंगे x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल dx z। अब यहाँ पर ये फार्मूला आ गया है। सो आर स्क्वायर कॉमा डी इज मेट्रिक स्पेस। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि आर स्क्वायर कॉमा डी जो है वो मेट्रिक स्पेस है। एग्जाम्पल 7, ये सिंपल क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ, इसे आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 भी डू योरसेल्फ, अपने आप कर सकते हैं।
अब इसके आगे क्वेश्चन जो है, इसके बाद मीट्रिक स्पेस वाले क्वेश्चन अभी आगे कराए जाएंगे। अभी मीट्रिक स्पेस वाले क्वेश्चन में छाट लेता हूँ। ये इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 आता है। शो दैट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीट्रिक स्पेस अंडर मीट्रिक डिफाइंड एज ये। शो दैट set C of complex numbers is metric space under the Z1, Z2 is equal to mod Z1 minus Z2 upon under root 1 plus mod Z1 square under root 1 plus mod Z2 square। ये फार्मूला दे रखा है और हमें प्रूव करने के दिखाना है कि D जो है वो एक मीट्रिक स्पेस होगा फॉर एवरी वैल्यू। हाँ, ये भी लिख देता हूँ Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब चारों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होने वाली है। अब मोड तो हमें पता ही है कि वो 0 से बड़ा होता है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉइंट आंसर में मोड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल 0 कॉमा अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 अंडर रूट मोड 1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं आएगा क्योंकि मोड Z1 की वैल्यू अगर 0 हो भी जाती है तो 1 जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो यानी कि ये किसी भी हालत में जो है 0 से, बल्कि एक बात करिएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। बल्कि आप ऐसे करिएगा, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। अब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दिस टू इम्प्लाइज दी Z1, Z2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी तो आंसर 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पूरा आंसर जो है वो 0 से बड़ा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आपकी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। Z1, Z2 is equal to 0 if and only mod Z1 minus Z2 upon under root 1 plus mod Z1 square under root 1 plus mod Z2 square is equal to 0। डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता है, ये 0 में चले जाएंगे। mod if and only if mod Z1 minus Z2 is equal to 0। और हमें पता है मोड की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब मोड के अंदर खुद 0 हो। तो इम्प्लाइज Z1 is equal to Z2। और इस प्रकार से जो है हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब थर्ड कंडीशन में तो कोई बात ही नहीं है। डी Z1, Z2 is equal to है मोड Z1 minus Z2 upon under root 1 plus मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर इक्वल टू, मोड को तो हम उल्टा लिख सकते हैं, मोड Z2 माइनस Z1 अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर इक्वल टू डी Z2, Z1। ये भी प्रूव हो जाता है। तीसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाती है। यहाँ ध्यान रखना, अगर एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये समझ लीजिएगा आपके मजे आ गए, फ्री का क्वेश्चन मिल रहा है ये आपको। अब चौथी कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि चौथी कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। फोर्थ कंडीशन, अब डी के आगे हम लेते हैं Z1, Z2 प्लस डी Z2, Z3 इक्वल टू, फार्मूला खोल देते हैं मोड Z1 माइनस Z2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा मोड Z2 माइनस Z3 अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया था कि आपको दोनों का एलसीएम जो है वो सेम करना है।
और आपने यहाँ पर जो साइन आता है वो ग्रेटर दैन इक्वल होता है, तो यानी कि राइट हैंड साइड की चीज़ को आप छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दीजिएगा। अब हम इसे ग्रेटर दैन इक्वल में डालेंगे, मोड Z1 माइनस Z2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर। देखिएगा एक टर्म यहाँ पर बढ़ा दी जाइए, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है तो बड़ी चीज़ से भाग करेंगे तो आंसर छोटा आ जाएगा, प्लस यहाँ मोड Z2 माइनस Z3 अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम हो, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा मोड Z1 माइनस Z2 प्लस मोड Z2 माइनस Z3 अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर। ऊपर आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिएगा, देखिएगा दो इक्वेशन का दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, और आपको पता ही है कि आपको जैसे पहली प्रॉपर्टी लगाते जा रहे थे आप, तो यानी कि अगर मोड A प्लस बी बोल रहे थे तो वो लेस देन इक्वल मोड A प्लस मोड बी था। अब इसे आप उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं, मोड A प्लस मोड बी है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है मोड A प्लस बी। आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कंडीशन आप उल्टी लगाने जा रहे हैं आप यहाँ पर। ऊपर वाले दोनों टर्म को ऐड कर दीजिएगा, मोड Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 माइनस Z3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर Z1 और Z3 है तो इस टर्म को मैं हटाने वाला हूँ, अब डिनोमिनेटर मेरा बड़ा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 माइनस Z3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस मोड Z1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस मोड Z3 स्क्वायर। ये प्रूव हो जाता है डी Z1 Z2 प्लस डी Z2 Z3 ग्रेटर देन इक्वल डी Z1 Z3, यही प्रूव हो जाता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है C, D इज मेट्रिक स्पेस। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि C, D जो है वो एक मेट्रिक स्पेस है। एग्जाम्पल नंबर 16 नॉर्म का है, डू योरसेल्फ। ये नॉर्म का क्वेश्चन है, तो नॉर्म की प्रॉपर्टी तो आपको पहले ही बताई गई है, तो नॉर्म बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि मॉडुलस काम करता है। अब ये एक्सरसाइज 13A है, इसमें पहला क्वेश्चन है लेट सी बी द क्लास ऑफ बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन f such that closed interval 0, 1 tends to R. Define a map D such that C cross C tends to R, और फार्मूला है D f, G is equal to integration 0 to 1 mod f minus G dx for every value f, G belongs to C. Then show that D is metric on S. तो प्रूव करना है कि D जो है वो मेट्रिक होगी, D मेट्रिक होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया था कि जो फंक्शन थे वो रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन थे, और यहाँ शर्त कही गई है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है और कंटिन्यूअस फंक्शन है।
सिर्फ रिमेन इंटीग्रेबल वर्ड की जगह बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन हटाना है सिर्फ। तो यानी कि आप करेंगे डू एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, f इज इक्वल टू जी। अब आप f इज इक्वल टू जी लेते हैं, इसको इम्प्लाइज मोड f माइनस जी इज इक्वल टू 0 और वैल्यू क्लोज इंटरवल 0, दोनों वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू 0, दोनों फंक्शन इक्वल है तो वो 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड f माइनस जी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस टू इम्प्लाई डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि f और g अगर 0 लेते हैं तो डी एफ जी 0 हो जाता है। अब इसका उल्टा देख लीजिएगा, अब लेते हैं डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड f माइनस जी डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेन बात जो लगेगी वो मेन बात ये लगेगी कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है और बाउंडेड फंक्शन है। तो यहाँ से सिद्ध करना है कि दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल होंगे। अब ऐसे ले लेंगे, यहाँ वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ से लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू a मोड, ऐसे लिख लीजिएगा fx माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू। लिमिट में a डाला गया है तो a बिलोंग्स टू डाल देते हैं क्लोज इंटरवल 0,1। क्योंकि जो आपका x आना चाहिए वो क्लोज इंटरवल 0,1 से आना चाहिए, यही आपके पास लिमिट है, तो हमने x की जगह a डाल दिया है, तो a की कंडीशन जो है हमने सामने लिख दी है। अब यहाँ से मोड 0 है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, मोड 0 है तो वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, fx माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 और एवरी वैल्यू a बिलोंग्स टू 0,1। अब दोनों की लिमिट अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स और एवरी वैल्यू a बिलोंग्स टू 0,1। दोनों फंक्शन की लिमिट जो है वो बराबर आ गई है। अब इसे a हटा देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, इसको इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू जी एक्स और एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब लिमिट में या a डाल देता हूँ, अभी लिमिट रख दी गई है और यहाँ a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो यानी कि f और g जो है दोनों आपस में बराबर होंगे, f इज इक्वल टू g। सो अब यहाँ से रिजल्ट आ जाता है डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0 आई डबल एफ इज इक्वल टू जी। यानी कि डी एफ जी को अगर 0 लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू जी होगा, एफ इज इक्वल टू जी को 0 लेते हैं, एफ और जी को इक्वल लेते हैं तो डी एफ जी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है सेकंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज करके लिख देनी है यहाँ पर, रिवर्सेबल में कन्वर्स में इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, और बाकी कंडीशन जो है फर्स्ट थर्ड फोर्थ कंडीशन आप उठा लेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल 1। बाकी तीनों कंडीशन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 से इसी तरह से हमारी रहेंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, ये 2018 में आया था, 2019 में आया था, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये है लेट x, d be a metric space, then prove that d star x, y इज इक्वल टू मिनिमम, सेट में है 1 और कॉमा d x, y इज also a metric on x। ये मीट्रिक जो है प्रूव करनी है हमें। आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, 3 प्रॉपर्टी तो इसमें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन चौथी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पर जो एक्स डी है वो तो आपको मीट्रिक स्पेस उसमें दे ही रखा है, जो आपका एक्स डी है वो तो मीट्रिक स्पेस है। नई मीट्रिक डिफाइन करनी है, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और डी एक्स वाई में से जो भी छोटा होगा मिनिमम बाहर लिखा हुआ है तो वो वैल्यू जो है वो डी स्टार एक्स वाई को मिल जाएगी। अब प्रूव करके दिखाना है कि डी स्टार जो है वो भी मीट्रिक स्पेस होगा।
अब इसमें कंडीशन ले चलते हैं आंसर। फर्स्ट पॉइंट, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 और डी एक्स कॉमा वाई, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो डी स्टार को वैल्यू मिल जाएगी। तो डी स्टार की जो वैल्यू है या तो 1 होगी या डी एक्स वाई के इक्वल होगी। 1 अगर है तो ग्रेटर देन 0 फॉलो हो जाएगी एंड एक्स डी इज मेट्रिक, सो डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स डी हमें मीट्रिक दे रखी है तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 को फॉलो करेगा। अगर ये वाली बात सच है तो ग्रेटर देन 0 फॉलो हो जाएगा और इसके इक्वल होगा तो ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉलो हो जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास प्रूव हो चुकी है। देन डी स्टार एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। डी स्टार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। अब डी स्टार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है 0। अब डी स्टार की वैल्यू अगर आप 0 कह रहे हैं और आपका आंसर कहता है कि जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए, तो मिनिमम आंसर जो है 0 है, तो आंसर 0 है तो इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है 1, तो इसका मतलब डी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई और ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि डी इज मेट्रिक। डी मेट्रिक है तो वो कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ से थर्ड कंडीशन में देखते हैं। थर्ड कंडीशन में आप ये दे लीजिएगा इफ डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई देन डी एक्स वाई लेस देन 1। अगर आप मान करके चलते हैं कि डी स्टार एक्स वाई की जो वैल्यू है वो डी एक्स वाई है, तो आपका आंसर क्या है, डी स्टार कहता है आपसे मिनिमम वैल्यू लेंगे, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आप डी एक्स वाई ले रहे हैं, तो डी एक्स वाई का मतलब है कि वो 1 से छोटा होगा। तो यानी कि डी एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब डी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा डी वाई कॉमा एक्स के ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि डी इज मेट्रिक, और ये फार्मूले का अकॉर्डिंग बन जाएगा डी स्टार वाई कॉमा एक्स। ये मेट्रिक है। अब इस तरह से वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होने पे प्रूव हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन में देखिएगा इफ डी स्टार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1। अब डी स्टार एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 1 डाली गई है तो इसका मतलब छोटी वैल्यू 1 है, तो यानी कि जो डी एक्स वाई है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। अब ये 1 से बड़ा हो जाएगा देन डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 इज टू इम्प्लाइज डी वाई कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि डी इज मेट्रिक। मेट्रिक है डी तो एक्स वाई और वाई एक्स की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। जब डी एक्स वाई 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा है तो डी वाई एक्स भी जो है 1 से या 1 से बड़ा होगा, तो दोनों केस में जो है यहाँ पर, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। इसको इम्प्लाइज डी स्टार वाई कॉमा एक्स इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आ रही है तो आपको छोटी वैल्यू उठानी है, तो छोटी वैल्यू आपकी डी वाई एक्स भी 1 हो जाएगी। इसको इम्प्लाइज डी स्टार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी स्टार वाई कॉमा एक्स। ये थर्ड कंडीशन जो है फॉलो हो गई है। अब फोर्थ कंडीशन में लेते हैं। फोर्थ कंडीशन में वी हैव टू प्रूव दैट डी स्टार एक्स कॉमा वाई प्लस डी स्टार वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल डी स्टार एक्स कॉमा जेड इक्वेशन 1। अब चौथी कंडीशन में हमें ये वैल्यू जो है वो प्रूव करके दिखानी है। अब अलग अलग अब डी स्टार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या तो आंसर 1 होगा या आंसर डी एक्स वाई होगा। अब अलग अलग चीज देते हैं।
इफ डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 और डी स्टार वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 1। अब डी स्टार एक्स कॉमा वाई 1 है और डी स्टार वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 1 है, देन इक्वेशन 1 इज ट्रू। इक्वेशन 1 जो है वो ट्रू हो जाती है एज डी स्टार एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल 1 होगा। डी स्टार एक्स कॉमा जेड इधर की जो वैल्यू है या तो वो 1 आएगी या 1 से बड़ी आएगी, लेकिन जब डी स्टार एक्स जेड आप निकाल लेंगे तो वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको देगी, तो वो डी एक्स स्टार जेड जो है वो लेस देन इक्वल 1 को फॉलो करेगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ डी स्टार एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 1, डी स्टार वाई कॉमा जेड नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों 1 के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू जो है वो डी एक्स वाई से मिल रही है। तो इस टू इम्प्लाइज डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई हो जाएगा और डी स्टार वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई जेड। जब आप कह रहे हैं कि ये वैल्यू 1 नहीं है, ना ये वैल्यू 1 है और ना ये वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है 1 मिनिमम नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू आपको डी एक्स वाई देगी। और यहाँ से हमें पता ही है चूंकि डी इज मीट्रिक, देन डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड। This to implies d star x comma y plus d star y comma z greater than equal d star x comma z। लेकिन अभी x z के बारे में हमें कुछ नहीं कहा है, तो अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमें डी एक्स जेड रहने देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब चूंकि जब हम डी स्टार एक्स जेड की वैल्यू लेने जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिनिमम लेना पड़ेगा 1 कॉमा डी एक्स कॉमा जेड। यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। अब डी स्टार एक्स कॉमा जेड की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, यानी कि इनमें से जो भी छोटी वैल्यू है वो ये बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है या तो डी एक्स जेड के बराबर होगी या इससे छोटी होगी। अगर इसका आंसर 1 हो जाता है तो ये इससे छोटी हो जाएगी, और इसका आंसर यही हो जाता है तो ये सीधे सीधे इक्वल हो जाएगी। तो इस टू इम्प्लाइज डी स्टार एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड। इस टू इम्प्लाइज डी एक्स कॉमा जेड लेस देन इक्वल डी स्टार एक्स कॉमा जेड। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा। यूज इक्वेशन 2। तो डी स्टार एक्स कॉमा वाई प्लस डी स्टार वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल डी स्टार एक्स कॉमा जेड। इस प्रकार से चारों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। सो डी स्टार इज मीट्रिक। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि डी स्टार जो है मीट्रिक स्पेस है। अब ये 2018 और 2019 का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको कराया जा चुका है। तो यानी कि आज की जो वीडियो थी एक्सरसाइज का दूसरा तीसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है ना। तो आज के जो एग्जाम्पल आपकी वीडियो में कराए गए हैं वो एग्जाम्पल कराए गए हैं जिनमें प्रूव करना था कि एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है और वो डिस्टेंस फंक्शन जो है वो मीट्रिक स्पेस है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो ओपन स्फीयर की, ओपन सेट की बात करेंगे। अब मीट्रिक स्पेस के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए।